हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 2 के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इसमें आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डेलीगेशन एंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, इसको कवर करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इन दोनों के, उसको देखते हैं। फिर स्टाफिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझने वाले हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, इसको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्टिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कवर करेंगे। और इसके साथ ही डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की क्या नीड है। हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन से। ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो किसी भी काम को अकेले तो परफॉर्म नहीं कर सकता। जितने भी टास्क उसे असाइन होते हैं तो वो तो अकेले तो परफॉर्म नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए उसको कुछ सबऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ही यही है कि डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट। अब एलिमेंट क्या क्या होते हैं डेलीगेशंस के, उसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। किस डिपार्टमेंट की, किस किस फाइल की, किस किस पोर्टल की अथॉरिटी है, परमिशन प्रोवाइड है, तो उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो जो अलग अलग सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके लिए अथॉरिटी भी अलग होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 फैक्टर हैं मेन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में। For achieving delegation, a manager has to work in a system and has to perform following steps. तो जो मैनेजर है वो डेलीगेशन को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है, असाइन करता है टास्क एंड ड्यूटीज़ को जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उनके लिए, और जो अथॉरिटी है वो एक टाइप से ग्रांट प्रोवाइड करता है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स देयर जॉब उसको क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये तो स्टेप्स हुए मैनेजर के जो वो परफॉर्म करता है। तो अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो कुछ ही हैंड्स में होती है। जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं उनकी पावर कुछ फ्यूअर हैंड्स में होती है। तो बेसिकली एक तो इसका पॉइंट ये हो गया, और सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, ये एक दूसरा स्टेप हो गया जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रलाइजेशन में। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। जो इम्प्लीकेशंस हैं सेंट्रलाइजेशन के उनके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कि पहले भी हम इसमें देख चुके हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो टॉप लेवल के पास होती है। मतलब ये रिजर्व है एक टाइप से, कि रिजर्वेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल। ऐसे ही रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन एट द लोअर लेवल एट द डायरेक्शन ऑफ टॉप लेवल। तो जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए जो डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो टॉप लेवल ही प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का। मतलब
हर एक मैनेजमेंट लेवल पर कुछ ना कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो बट इसमें भी क्या होता है कि जो टॉप मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो तो टॉप मैनेजमेंट के ही पास होती है, बट कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग्स होते हैं जो बस हमारे जो काम को या ऑर्गेनाइजेशन के काम को बस डिले करते हैं, उनमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो वहाँ ये डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास थोड़ा लेस बर्डन हो जाता है इन कंपैरिजन टू डिसेंट्रलाइजेशन, और जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको चांस मिलता है कि वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो ग्रेटर मोटिवेशन एंड मोरल, बिकॉज क्या होता है कि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर तो है, एक्ट एंड डिसाइड, तो उसके साथ साथ उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं टू परफॉर्म। और कॉर्डिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में एक इशू ये भी आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस अनमैनेजेबल हो जाती हैं, तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या होता है, ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो स्टाफिंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन इसलिए होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। जो स्टाफिंग है वो एक मैनेजेरियल फंक्शन है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, परवेसिव एक्टिविटी है, और इट हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट राइट जॉब। ये तो हम देख सकते हैं कि स्टाफिंग में क्या होता है कि हम चूज़ करते हैं किसी भी पर्सन को, हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसकी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, उसकी स्किल्स क्या क्या हैं हम ये देखते हैं, उसके बाद ही उसको राइट जगह प्लेस करते हैं। स्टाफिंग ऐसा होता है कि वो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है क्योंकि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस की साइड पे लेके जाना है, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली तो हम कह सकते हैं इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो हो ही गया ये इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस, मतलब जो परफॉर्मेंस होती है वो इफ़िशिएंट तो होती ही है स्टाफिंग अगर करी गई होगी तो। जो एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है। जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है उसका भी डेवलपमेंट होता है, और साथ में जो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का वर्क करता है, क्योंकि वो उनके अंदर भी एक क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी ऑफ ग्रोइंग। तो अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। तो मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो हायर मोरल है उसको भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है वो गुड एंड सेफ हैंड में हो, इसलिए वो हायरिंग करती है राइट रिसोर्सेज की। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो आइए देखते हैं हम उसको। जो स्टेप 1 होता है, सेंडिंग द कम्युनिकेशन मैसेज टू HR विद रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहले तो जो मैनेजर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को एक मैसेज कम्युनिकेट करता है, वो ये कहने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, जो HR मैनेजर होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हायरिंग टीम को टू स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो स्टेप 3 होता है वो क्या होता है कि जो हायरिंग टीम होती है वो अलग अलग जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन पर लॉगिन करती है, जैसे कि naukri.com हो गई, लिंक्डइन हो गई। तो इन वेबसाइट में क्या होता है, जो जॉब सीकर्स होते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर जो हायरिंग टीम होती है वो डायरेक्ट डिफरेंट रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करती है। स्टेप 4 में क्या होता है, जो भी वेबसाइट होती हैं उन पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रिज्यूमे सेंड करते हैं, रिज्यूमे अपलोड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उन रिज्यूमों, जो हायरिंग टीम होती है वो इन रिज्यूमों को आइडेंटिफाई करती है, कलेक्ट करती है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 4। 5 में क्या होता है, जो भी हायरिंग टीम होती है वो रेलेवेंट रिज्यूमेज को रिसीव करती है। स्टेप 6 में उन जो भी रिज्यूमे होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती है, और जो शॉर्ट लिस्टेड रिज्यूमेज होते हैं उनको डिपार्टमेंट मैनेजर के पास सेंड करती है। ये तो हो गया स्टेप 7। अब हम आते हैं स्टेप 8 के बारे में। स्टेप 8 में क्या होता है कि जो मैनेजर होते हैं वो इंटरव्यू डेट को शेड्यूल करते हैं, और फिर स्टेप 9 में वो कॉल करते हैं कैंडिडेट को कि वो कब अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए। अब हम स्टेप 10 की बात करते हैं। तो जो स्टेप 10 है उसमें क्या होता है कि जब इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो जो भी मैनेजर होते हैं वो जो फीडबैक होता है उन इंटरव्यूज़ का उसको HR के साथ शेयर करते हैं। स्टेप 11 में क्या होता है कि ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक कि बेस्ट कैंडिडेट फाइनलाइज ना हो जाए। फिर HR टीम नेगोशिएट करती है कैंडिडेट के साथ पैकेज एंड कंपनसेशन के लिए। फिर फाइनल कंफर्मेशंस होते हैं और फिर एग्रीमेंट्स होता है। फिर जो कैंडिडेट है उसको सेंडिंग जो ऑफ़र लेटर है वो सेंड किया जाता है, और अगर वो कैंडिडेट उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एलिजिबल है, कि मतलब अब वो उस कंपनी में काम कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट फंक्शंस का बेसिकली एक पार्ट होता है। जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मतलब डायरेक्टिंग के बिना इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं आप डायरेक्टिंग की, कि ये इनिशिएट जो डायरेक्टिंग होती है वो इनिशिएट करती है किसी भी एक्शन को इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टिंग हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को, बेसिकली मैनेजर को हेल्प करती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके। डायरेक्टिंग हमें एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। चेंजेस के साथ कैसे कोप अप करना है इसमें हेल्प करती है। उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है
यहाँ भी डायरेक्टिंग का एक इम्पोर्टेंस है। फिर ये इंटीग्रेट करती है एफर्ट्स को, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट हैं या हम बोल सकते हैं उनको एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है जो डायरेक्टिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग होती है वो इट इज़ बेसिकली गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, और ये किसी भी मैनेजर का एक प्राइमरी फंक्शन है। इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये किसका? कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस हो गया। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये हमने डायरेक्टिंग में भी देखा था। तो ये तो हमारी हुई कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स। तो पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेकंड है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, थर्ड है ब्रेक इवन एनालिसिस। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ये जो है एक ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोल है। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है वो परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज एक्सेट्रा की फॉर्म में होती है कि डिफरेंट एरियाज़ का परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, एवरेज, ऐसा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी टेबल, ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उसको प्रीवियस ईयर के डेटा या प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। इस टेक्निक में मतलब इस टेक्निक को बेसिकली मैनेजर यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसको समझते हैं इस ग्राफ से। ये तो हुआ हमारा सेल्स और ये हमारा हो गया कॉस्ट एंड रिवेन्यूज। ये लाइन जो है वो टोटल रिवेन्यू की है, ये लाइन टोटल कॉस्ट की है। ये पॉइंट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। इससे पहले का जो भी पोर्शन है वो लॉस है, ये जो पोर्शन है, और इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो प्रॉफिट है। इसको समझते हैं कि जब भी टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से अगर कम होता है तो हमारा लॉस होगा, अगर टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें ऐसे समझने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको भी देख लेंगे, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी इन नोट्स में। फिर हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन से। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों हुई हमें? ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज इंक्रीज़ होता है तो उसमें नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज़ होते हैं, और उन सब के जो वर्क हैं उनके पर्पस सब अलग अलग होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करता है इंटीग्रेट उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल डिफरेंसेस, जो कि ये बताता है कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज।
तो उनको कंबाइन करने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। चाहे प्लानिंग हो, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो, स्टाफिंग के अलावा कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ये सब कोऑर्डिनेशन में आता है। फिर स्पेशलाइजेशन, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट में अलग जितने भी होते हैं अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स को कुछ ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो किन किन फील्ड में हम अज्यूम कर सकते हैं, इनके अलावा भी फील्ड हो सकते हैं, बट हम अज्यूम कर रहे हैं इन फील्ड्स में उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वो है ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ बिहेवियर, पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्किल, टीम बिल्डिंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर, प्रोडक्ट बिल्डिंग। टीम को बिल्ड करना है और टीम के जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ एक्ट करना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड करना है, और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशंस के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है और डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button. Thank you.